सुनते हो? नहीं, अभी तो नहीं सुनी मैंने, अब सुनूंगी। ओके, ठीक है। यहाँ वैसे जो लिखोगे। आपने अभी तक मेरे को जो आपने अभी तक मेरे को पढ़ाया ना, वो मेरे माइंड में सेट हो गया बिल्कुल। हाँ, बढ़िया बढ़िया, वो तो सबसे जबरदस्त तरीका है। ठीक है, क्योंकि मैं सिखाता ही ऐसा हूँ। और आपकी कैपेसिटी भी अच्छी है कि आप तो कैच कर लेते हो। नहीं नहीं, कैपेसिटी तो बस चलो ठीक है। मेरे हस्बैंड से पूछो, कैपेसिटी तो मेरी कहते हैं दिमाग में नहीं जबान में ताकत है तुम्हारे। हाँ, वो तो सही है। चलो लिखो। अष्टांग आयुर्वेद। देखो, अष्टांग का मतलब हो रहा है आठ, इसलिए इसको बोला गया है अष्टांग। आयुर्वेद यानी आयुर्वेद तो शाश्वत है। ठीक है, ये एक प्रणाली का, एक पैथी का नाम है आयुर्वेद। और ये अष्टांग यानी आठ, यानी आयुर्वेद के जो अंग है, आयुर्वेद के जो पार्ट है वो कितने हैं? आठ पार्ट है। तो इसको बोला जा सकता है अष्टांग आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा के विविध अंग कितने हैं? आठ है। आयुर्वेद के इस व्यापक विषय के क्षेत्र में ऋषियों ने आठ भागों में बांटा है। ठीक है, आयुर्वेद के इस व्यापक विषय क्षेत्र को ऋषियों ने आठ भागों में बांटा है, जिन्हें अष्टांग आयुर्वेद या आयुर्वेद की आठ शाखाएं के नाम से जाना जाता है। इन शाखाओं के नाम और परिचयात्मक विवरण अभी हम देखने वाले हैं आगे। पहला है काय चिकित्सा। पहला है काय चिकित्सा। हम्म। काय चिकित्सा में इसका एक्सप्लेनेशन आता है। यह काय शब्द का अर्थ है अग्नि। काय चिकित्सा तात्पर्य अग्नि की चिकित्सा है। हमें आयुर्वेद में अग्नि शब्द का, उसका अभिप्राय या वह समग्र दर्शन समझने की आवश्यकता है। शरीर की एक एक मूलभूत कोशिका से लेकर पूरा शरीर तंत्र हर समय, हर एक सतत जीवनीय प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान में इसे एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म व मेटाबॉलिज्म नाम दिया जाता है। शरीर की मूल ऊर्जा या अग्नि जब तक ठीक से कार्य कर रही होती है, तब तक त्रिदोषों, सप्त धातुओं व समावस्था रहती है। मल विसर्जन की क्रियाएं ठीक होती है। शरीर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन समुचित रूप से होता है। मन व आत्मा की प्रसन्नता के साथ व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा का विकास व उपयोग करता है। यही संपूर्ण स्वास्थ्य या आरोग्य की परिपूर्ण परिभाषा है। यहां तक क्या आपने लिखा? क्या मुझे हाँ जी भैया। रिपीट करना है? नहीं, थोड़ा वो जो छूट गया है ना, मैं वो रिकॉर्डिंग से अपनी अभी तो मैं रफ कर रही हूँ, फिर मैं अपने नोट्स टाइप से लिख लूंगी, है ना। ओके, ठीक है, बढ़िया। हम्म। ठीक है, आयुर्वेद की चिकित्सा नामक शाखा शरीर की इस मूलभूत ऊर्जा जठराग्नि पर ही मुख्य रूप से केंद्रित है। यह मूलभूत ऊर्जा ठीक होगी तो व्यक्ति स्थूलता यानी मोटापा, स्थूलता का मतलब होता है मोटापा, या कृष्णता आदि से पीड़ित होगा। अभी स्थूलता का मतलब होता है मोटापा, तो कृष्णता का मतलब क्या हो रहा है? दुबला, यानी बहुत ऐसा क्रूश आदि से पीड़ित नहीं होगा। बाहर से संतुलन के साथ साथ शरीर के सभी केमिकल्स यानी रसायन, सॉल्ट्स यानी लवण और हार्मोन्स यानी ग्रंथि स्त्राव का संतुलन ठीक रहेगा। सप्त धात्वा अग्नि। अग्नि कितना होता है हमारे शरीर में? सात प्रकार की होती है। इसीलिए क्या बोलते हैं? सप्त धात्वा अग्नि। धातु कितने प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में? सात। इसलिए धातु के आश्रय में रहने वाली जो अग्नि होती है, वो भी सात प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सप्त धात्वा अग्नि। और धातु कौन से हैं हमारे शरीर में? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, महिलाओं में आर्त।
ठीक है, तो ये हमारे सप्त धातु हो गए। पंच महाभूत, पंच महाभूत सभी जानते हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, है ना, तेज, ये हो गए पंच महाभूत। और जठराग्नि, ये सात, पांच और एक जठराग्नि मिला के कितना टाइप हो गया? 13 टाइप हो गए, 13 प्रकार। तो सप्त धात्वाग्नि, पंच महाभूत व जठराग्नि, एक कुल 13 प्रकार की अग्नियां हैं। अग्नि वह मूल शक्ति है जिस पर सप्त धातुओं और पंच महाभूतों से निर्मित इस शरीर की चयापचय प्रक्रिया निर्भर रहती है। आयुर्वेद की चिकित्सा का मूलभूत आधार या मूल भाग ही काय चिकित्सा है या अग्नि चिकित्सा है। आयुर्वेद की सभी उपचार प्रक्रियाओं, सभी यौगिक क्रियाओं तथा प्राकृतिक चिकित्सा से के सभी उपायों का मुख्य लक्ष्य होता है शरीर की इस मूलभूत अग्नि या ऊर्जा को जागृत करना, नियंत्रित करना तथा इसका सतत संतुलन बनाए रखना। आगे लिखिए, 13 प्रकार की अग्नियों में, 13 प्रकार की अग्नियों में जठराग्नि को प्रमुख अर्थात आधारभूत अग्नि माना गया है। 13 प्रकार की अग्नियों में जठराग्नि को प्रमुख अग्नि अर्थात आधारभूत अग्नि कहा गया है। जठराग्नि को ही पाचक अग्नि, डाइजेस्टिव पावर भी कहा जाता है। इस आधार पर पाचक अग्नि की मंदता और नियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा काय चिकित्सा कहलाती है। इस प्रकार इस शाखा के अंतर्गत उन सब रोगों की चिकित्सा और रोकथाम शामिल है जो सारे शरीर को प्रभावित करते हैं। ज्वर यानी बुखार, उन्माद, प्रमेह, मधुमेह व अन्य मूत्र संबंधित जटिल रोग, वात रक्त, गठिया, रक्त पित्त, शरीर के किसी अंग में रक्तस्राव, कुष्ठ, अतिसार, दस्त, शोफ, सूजन, शोष, पांडु, रक्ताल्पता, अरुचि, मोटापा, अर्श यानी बवासीर, शूल, तीव्र वेदना, उदर पेट के संबंधी जटिल रोग एवं जलोदर एवं गुप्त रोग, इन सब की चिकित्सा इसी शाखा का विशेष है। ठीक है, अभी सेकंड आपका आता है, सेकंड पार्ट आयुर्वेद का जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? बाल रोग चिकित्सा। बाल रोग चिकित्सा, यहाँ शब्द के अनुसार समझ में आता है बाल यानी बच्चे, ठीक है, शिशु, तो शिशु की चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा। ठीक है, तो इसको हम अभी आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। गर्भावस्था के दौरान गर्भिणी के स्वास्थ्य की रक्षा एवं उसके रोगों की चिकित्सा तथा प्रसव के पश्चात शिशु से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्था और चिकित्सा इस बाल रोग चिकित्सा शाखा के अंतर्गत आते हैं। धाय यानी दाई का चुनाव, स्तन्य, माँ के दूध के विकार एवं उनकी चिकित्सा, योगिनी एवं ग्रहों, विभिन्न प्रकार के जीवाणु से उत्पन्न रोगों के लक्षणों की पहचान व उनकी चिकित्सा, और सूती का रोग, प्रसव के पश्चात उत्पन्न विकार की चिकित्सा, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। यह सब बाल चिकित्सा कहलाती है ना। एक तरीके से बोला जाए तो जब महिला गर्भवती होती है और उसके बाद में उसको बच्चा होता है, तो बच्चे से लेके गर्भवती माँ तक के और बेबी मदर तक के सारी चीजों की वहाँ डेवलप की जाती है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, उनकी चिकित्सा की जाती है, उनका उपचार किया जाता है। ठीक है, तो एक कौन से पार्ट में आता है? बाल रोग में। ठीक है, तीसरा, तीसरा प्रकार है, तीसरा अंग है भूत विद्या। भूत विद्या, ठीक है। भू बह हाँ, भूत, भूत विद्या। भूत। इसमें क्या है? ये वेदों का ज्ञान है, ये शास्त्रों का ज्ञान है, एक ग्रंथ का ज्ञान है, ये प्राचीनतम शाश्वत विद्या है।
ठीक है, तो इसमें जो भी निगेटिव पॉजिटिव ऐसी एनर्जीज रहती है, जो भी ऐसी आत्माएं रहती है, या भगवान होते हैं या देव होते हैं, उन सभी को मिलके ग्रह वो सारी चीजें मिलके ये चिकित्सा बनाई जाती है। तो इसको अभी हम देखते हैं कि ग्रंथों में इसका वर्णन क्या लिखा है। ठीक है, भूत विद्या का जो अंग है आयुर्वेद का, तो वो तीसरे नंबर पे आता है ना। तो इसमें लिखा गया है ग्रंथों में, देव, आसुर, देव यानी भगवान अच्छे, आसुर यानी नकारात्मक, राक्षस प्रवृत्ति। राक्षस। हाँ, हाँ। देव, आसुर, गंधर्व, ग्रह, राक्षस, पिशाच, यक्ष, डाकिनी, है ना। देव, असुर, गंधर्व, ग्रह, राक्षस, पिशाच, यक्ष, डाकिनी, इन सब नामों का उपयोग प्रयोग आयुर्वेद में विविध जीवाणु विषाणु के लिए किया गया है ना। अनेक प्रकार के विविध जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, है ना, उनके लिए किया गया है, जो अनेक तरह के रोगों को उत्पत्ति के कारण है। उनके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो शांति कर्म, बलि कर्म, होम, दान आदि द्वारा चिकित्सा की जाती है, यह भूत चिकित्सा कहलाती है। इसके अंतर्गत प्राय मानसिक रोग आते हैं। इसमें बंधन यानी रस्सी से बांधना, अवशेषण नियंत्रित करने के साधन, ताड़न यानी मारना, नस्य नाक में औषधि डालना और सूंघना, अंजन तथा धुआं करना आदि चिकित्सा विधियां शामिल है, जिन्हें एक कुशल वैद्य ही कर सकता है। अब चौथा अंग लिखिए। चौथा अंग शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र। शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र, इसमें है चीर फाड़ या किसी भी यंत्र और शस्त्र द्वारा की गई चिकित्सा। चीर फाड़ या किसी भी यंत्र और शस्त्र द्वारा की गई चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, सर्जरी। शल्य चिकित्सा को आप क्या बोल सकते हैं? सर्जरी, सर्जरी कहलाती है। इस प्रकार नाराज यानी बाण, भाला, शक्ति यानी बर्छी, बंदूक, कुंडा, तलवार आदि शस्त्रों से प्रहार होने पर, शरीर पर चोट लगने या घाव आदि होने पर जो चिकित्सा की जाती है, वह इस शाखा के अंतर्गत आती है। इस चिकित्सा में यंत्र, क्षार, अग्नि, शस्त्र, औषध और पथ्य, इन सब साधनों का प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत के अनुसार तिनका, लकड़ी का टुकड़ा, बंदूक की गोली आदि के अतिरिक्त मलों से उत्पन्न पीड़ा कारक रोग भी शल्य माने जाते हैं। शालाक्य तंत्र, पांचवा नंबर है शालाक्य तंत्र। ऊर्ध्व जत्रु अर्थात कंठ व उसके ऊपर सिर और मुंह, नाक, कान, गला आदि अंगों के रोगों की चिकित्सा शालाक्य कहलाती है, क्योंकि इस प्रकार की चिकित्सा प्राय शलाका, प्रोब्स की सहायता से की जाती है। अतः इस शाखा को शालाक्य शाखा के नाम से जाना जाता है। इसे आधुनिक युग की ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट तथा ओफेथोमोलॉजी शाखा कह सकते हैं। छठवां नंबर आता है अगत तंत्र। छठवां नंबर आता है अगत तंत्र। यह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के विषों यानी पॉइजन की पहचान और चिकित्सा की जाती है। अगत तंत्र में क्या होता है? पॉइजन और उसकी चिकित्सा।
अगत तंत्र वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के विषों, विष यानी पॉइजन की पहचान और चिकित्सा की जाती है, अगत तंत्र कहलाती है। इसमें स्थावर विष, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थ से उत्पन्न विष, जांगम विष, जीव जंतुओं के विष और संयोजक विष, विभिन्न औषधियों और पदार्थों के मिश्रण से उत्पन्न विष की चिकित्सा शामिल है। इसमें शामिल है अगत तंत्र में। 7 नंबर का लिखिए, रसायन तंत्र। रसायन तंत्र, रसायन शब्द का जो अर्थ होता है वो रस और अयन, इन दो शब्दों के मेल से बना है। रस शब्द का अर्थ है रस, शरीर की रस, रक्त आदि धातुएं जो जीवन धारण करने के लिए आवश्यक है, तथा अयन का अर्थ है उनकी प्राप्ति के विशेष उपाय। इस प्रकार रसायन शब्द का अर्थ हुआ रस, रक्त आदि धातुओं के पोषण के साधन। इस प्रकार वह संपूर्ण चिकित्सा जिसके द्वारा रस, रक्त आदि धातुओं की वृद्धि होकर मन में उत्साह व उल्लास रहता है। मन में क्या रहता है? उत्साह और उल्लास रहता है। शरीर तथा इंद्रियों और दांतों में दृढ़ता आती है। त्वचा की झुर्रियां, असमय में बालों के सफेद होने और गंजेपन की सुरक्षा की जाती है, तथा जिससे बुद्धि और आयु की वृद्धि होती है और वे शरीर इनके स्वास्थ्य को बनाए रखती है, वह रसायन चिकित्सा कहलाती है। लिखेंगे वाजीकरण तंत्र। वाजीकरण तंत्र लास्ट है। आयुर्वेद के कितने अंग है? 8 अंग। तो अभी तक के हमने 7 को पूरी तरह से अच्छे से देख लिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता, 7 अंग किस प्रकार के हैं। अभी हम देख रहे हैं 8वां अंग, वाजीकरण तंत्र। तो लिखिए, वाजीकरण शब्द का वाजी और करण इस दो शब्दों से बना है। अवाजी वाजी क्रियते अनेनी, वाजीकरणम अर्थात अवाजी यानी शुक्र रहित व्यक्ति, जिसके द्वारा वाजी यानी शुक्र संपन्न संतोनोत्पादन समर्थ कर दिया है। ठीक है, संतोनात्पादन समर्थक कर दिया जाए, वह चिकित्सा वाजीकरण नाम से जानी जाती है। जो चिकित्सा शुक्र की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने में सहायक है, वह वाजीकरण कहलाती है। वे सभी तत्व और साधन जो शुक्र की कमी, शुष्कता, दूषितपन, क्षीणता आदि को दूर कर शुक्र की मात्रा में वृद्धि कर पोषण करते हैं, जनन शक्ति बढ़ाते हैं, वाजीकरण कहलाते हैं। वाजीकरण तंत्र में इन सभी का वर्णन है। इन सभी शाखाओं पर ऋषि मुनियों ने अलग अलग ग्रंथ विस्तार से लिखे थे, तथा प्राचीन काल में इन सभी प्रकार की चिकित्साओं का प्रचलन भी था। परंतु मध्यकाल की प्रवृत्ति प्रतिकूल परंतु मध्यकाल की प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव इन पर पड़ा। अनेक ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। काश्यप ऋषि के निर्देश में कुमार भृत्य अर्थात बाल रोगों पर विशेष निपुणता हासिल हुई, जो आज भी काश्यप संहिता में देखी जा सकती है। सुश्रुत ऋषि शल्य चिकित्सा में सिद्धहस्त थे। उनकी सुश्रुत संहिता आज भी उपलब्ध है। उस समय शल्य चिकित्सा सर्जरी बहुत उन्नत अवस्था में थी। सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसव, चर्म प्रतिरोपण या प्लास्टिक सर्जरी या विस्तृत विवरण प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। प्लास्टिक सर्जरी का जनक तो सुश्रुत को ही माना जाता है। कठिन से कठिन ऑपरेशन भी उस समय प्रचलित थे। ठीक है, तो ये सारी जो अभी आपने इंफॉर्मेशन लिया है, वो क्या लिया है? आयुर्वेद और आयुर्वेद के 8 अंग। आयुर्वेद के
अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। तो आपने आयुर्वेद की विशेषता पहली क्लास में देखा है, आयुर्वेद के महत्व पहले क्लास में देखा है। अभी आपने जो देखा है वो इंफॉर्मेशन है आयुर्वेद के अष्टांग अंग, अष्टांग आयुर्वेद। ठीक है, यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यहाँ तक नहीं भैया जी। सारा चीज समझ में आया? हाँ हाँ जी भैया जी। ओके।